अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ओलेक्स पाकिस्तान से आपका होस्ट चौधरी नुमान। अभी आज हमारे साथ दानियाल हैं। दानियाल कोलीग है मेरे ओलेक्स के अंदर। सो ये गाड़ी इनकी इनसे पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है और आपने कब ली। अस्सलाम वालेकुम नुमान। ये गाड़ी अच्छा। मैंने ली थी बैक इन 2021। मॉडल इसका है 2018। सही है। और लकीली ये गाड़ी उस वक्त मेरे दोस्त यूजुअली गाड़ियाँ इंपोर्ट करा रहा होता, तो उसने ये इंपोर्ट जब रास्ते में थी तो उसने मुझे एक पिक्चर्स भेज दी थी इसकी शिप पे कि ये आ रही है। तो इफ़ यू लाइक इट 4.5 ग्रेड थी, 15,000 चली हुई थी। सही है। Yep. सो पाकिस्तान के अंदर आप अभी तक इसके फर्स्ट ओनर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो जब आपने एक गाड़ी ली तो आपका परचेज डिसीजन क्या था? आपने किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ली और आप क्या सोच के, क्या मोटिव क्या था आपके ये गाड़ी लेने के पीछे? यार उस टाइम पे मेरा बजट तो 20 लाख था। अब तो ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जंप कर गई हैं, लेकिन ये 2021 की बात है। उस टाइम पे मेरा बजट था कोई 20 से 22 लाख के बीच में। और मेरे पास ऑप्शंस आ रही थी, या तो जापानी गाड़ियाँ, ये जो 650 सीसी गाड़ियाँ, ये मेरे लिए, मैं पहले जब शॉर्ट लिस्ट कर रहा था तो मैंने उनको लिस्ट से निकाल दिया था। उसकी वजह ये थी कि आई हर्ड कि जो इंजन्स होते हैं उनके वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते एंड देर मेंट टू बी डिस्पोजेबल। कुछ अरसे बाद लाख या 1.5 लाख की जब वो चल जाती हैं तो उनकी ना वो पावर रहती है उसमें, और उसके बाद ना उनकी माइलेज वो अच्छी रहती है। तो मुझे 1000 सीसी एटलीस्ट चाहिए था, क्योंकि आई हैव केप्ट 500, इससे पुराना वाला मॉडल भी, उससे पहले एक विट्स भी मैंने रखी हुई थी। तो 1000 सीसी के साथ आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा मैं 1000 सीसी वाली कैटेगरी में जाऊँ, तो वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी लिस्ट में से। पीछे मेरे पास पिकांटो, कल्टस और ये पासो रह गई थी। और पासो के जितने फीचर्स मुझे उस वक्त मिल रहे थे इस प्राइस में, वो उस वक्त लोकल मार्केट में भी कोई गाड़ी नहीं दे रही थी, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट विद दिस। सो मेन जो रीज़न था आपका वो पावर के लिए था। तो 1000 सीसी है और सीवीटी के साथ मेट हुई है, तो इसकी पावर ठीक है? इसकी पावर आई वुड से इसकी बॉडी के डायमेंशंस के हिसाब से और इसके वेट के हिसाब से ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी अंडर पावर्ड लगती है। हाँ। अगर इसी के अंदर 1.3 इन्होंने इंजन डाला होता तो इट वुड हैव बीन परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। सो जो इसके साथ सीवीटी ट्रांसमिशन है, सीवीटी बेसिकली वो यूज़ ही इसीलिए हुआ था, पहले इन्वेंशन उसकी रीज़न ही यही थी कि फ्यूल एवरेज। सो फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको कितनी करके दे रही है? यार ये जब मैंने इसके रिम्स और टायर्स कुछ भी चेंज नहीं करवाया था, स्टॉक हालत में थी, तो ये मुझे 22 दे रही होती थी, 24 दे रही होती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसके टायर्स एक तो बड़े साइज़ के डलवा लिए, थोड़े चौड़े, तो उसकी वजह से ड्रॉप कर गई थी 3-4 km। तो अब मुझे ये 18 से 20 दे रही होती है इन सिटी। अगर आपको टोयोटा पासो एक आल्टो वाली एवरेज दे रही है रफली, तो प्राइस ब्रैकेट भी आज के प्राइस में भी आपको 26-27 लाख रुपए की ऑन के साथ पड़ रही है ऑल्टो, तो उसमें मेक सेंस नहीं करता कि बंदा इस इन वाली बिल्कुल, category से फॉर श्योर मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि रिसर्च करें हमेशा और देखें कि उनके लिए परफेक्ट गाड़ी कौन सी है, क्योंकि 650 सीसी गाड़ी और स्पेशली ऑल्टो ये सब आपको ब्रांड न्यू तो मिल जाती हैं, लेकिन इनके जो फीचर्स हैं वो अभी तक मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वो कंजूसी कर रहे हैं हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, फीचर आपने टायर्स की पहले बात की थी, तो टायर्स इसके अंदर ओरिजिनल कौन से आते हैं और आपने क्या डलवाया हुआ आफ्टर मार्केट? अच्छा, इसके अंदर आते हैं 15 इंच के टायर्स। अच्छा। थोड़े से पतले होते हैं, उनकी उससे गाड़ी की जो लुक है ना वो थोड़ी सी वियर्ड लग रही होती है। व्हील कप्स के साथ। तो मैं चाहता था कि थोड़े से रिम्स अपग्रेड करा लूँ, टायर्स थोड़े चौड़े लगवा लूँ, तो मैंने इसके 15 इंच के रिम डलवा लिए थे। और जो टायर का विड्थ है वो 185 है, थोड़े से चौड़े हैं। अच्छा, बाय द वे इस पे हमने एक गाइड भी की हुई है कि टायर के अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर डलवाना चाह रहे हैं तो उसकी एक डिटेल गाइड है कि साइजेस क्या कहते हैं और आपने कौन सा टायर आपकी गाड़ी के लिए परफेक्ट है। आप पॉपअप पे क्लिक करके वो देख भी सकते हैं। सो टायर्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपने गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट लगवाई है? यार काफ़ी चीज़ें मैंने लगवाई थी इसके ऊपर। पहले अगर मैं आपको एक्सटीरियर वाइज बात करना शुरू करूँ तो मैंने सबसे पहले इसकी बाहर जो हेडलैम्प्स है, इसकी लाइट्स हैं, वो चेंज करवाई थी, एलईडीज़ लगवा ली थी। उसके साथ साथ मैंने इसके रिम्स चेंज कर लिए थे। इसकी जो आगे फ्रंट लाइट्स हैं उनको मैंने स्मोक करवा दिया था। उसकी भी एक रीज़न थी, एक तो लुक्स वाइज कि वो अच्छी लगे, और दूसरा इस वजह से कि प्रोटेक्टेड रहती हैं। अगर आप धूप में यूजुअली गाड़ियाँ आपने देखी होंगी खड़ी रहती है ना, तो कुछ अरसे बाद वो येलो टेंट आना शुरू हो जाता है उनकी लाइट्स पे। तो इस तरह से एक तरह से मेरी लाइट्स प्रोटेक्ट भी हो रही हैं बिकॉज ऑफ दैट पेपर ऑन टॉप, और साथ साथ लुक्स कूल एज वेल। तो इसके आगे जो फॉग लैंप्स लगे हैं वो स्टॉक आए थे या आपने बाद में लगवाए हैं? फॉग लैंप्स मैंने खुद लगवाए हैं, वो भी एलईडीज। जगह थी उसकी बनी हुई? हाँ जगह थी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल एक खाली प्लास्टिक का पीस होता है, वो जो उतरवा के फिर आप फॉग लैंप्स लगवा लेते हो। सही है, ठीक है। तो अब आपने ये गाड़ी ले ली, मॉडिफिकेशंस वगैरह करवा के आपको रफली 2275 की आपने ली है, तो आपको ऑन रोड कितने की पड़ गई रजिस्टर करा के? आपने खुद इंपोर्ट कराई है? यार ये मुझे पड़ गई होगी अराउंड 25-26 लाख। और ये आज से 1 साल पुरानी बात है? हाँ, 1 साल पुरानी बात है। 1.5 साल पुरानी है। प्राइसेस का मैंने भी 1 साल पहले सुजुकी ऑल्टो है जो कि 1 साल पहले हमने बुक करवाई थी, इनवॉइस उसकी बनी थी 15,28,500 रुपये की फाइनल। इस गाड़ी की कंफर्ट वगैरह आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करती? इसकी सीट्स वगैरह या इसकी जो कुशनिंग है?
यार जापानी गाड़ियाँ आर नोन फॉर देयर कंफर्ट। ये जो जापानी जितनी गाड़ियाँ होंगी वो सारी बहुत कंफर्टेबल होंगी। बेशक आप छोटी कैटेगरी 650 सीसी भी देख लेंगे ना, वो भी अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। तो उससे तो मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। एक जो मसला होता है जापानी गाड़ियों के साथ, वो ये होता है कि इनकी हाइट थोड़ी सी लो होती है ऑन द रोड्स। तो ये यूजली अगर 4 बंदे बैठ जाएं या 5 बंदे बैठ जाए तो रोड पे जंप्स पे लगना शुरू हो जाती है स्पीड ब्रेकर्स पे। तो उसके लिए फिर मैंने उसका सोल्यूशन यही था कि जब मैंने रिम्स इसके बड़े साइज़ के करवा लिए थे, टायर भी थोड़ा बड़ा साइज़ का था, तो वो इसकी राइड हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर गई है। तो अब मेरे जब से मैंने गाड़ी ली है, एक बार भी किसी जंप पे नहीं लगी। स्पेशली जब मेरी गाड़ी में 4-5 लोग भी होते हैं तो फिर भी कभी नीचे लगती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो टायर तो बड़े डलवा लिए, लेकिन हमेशा जब किसी भी गाड़ी बेशक हाई एंड है या लो एंड है, स्टेबिलिटी और जो उसकी सस्पेंशन होती है ना, उसके अंदर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो इसकी जो स्टेबिलिटी है टायर बड़े डलवाने के बाद, वो क्या इफेक्ट है उस पर? यार वो बहुत अमेजिंग है। मैंने जब से इसके टायर्स थोड़े से चौड़े डलवाए हैं, उससे इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा हो गई है, हैंडलिंग इसकी बहुत इंक्रीज़ कर गई है। और उसकी वजह से फिर मेरी माइलेज थोड़ी बेशक ख़राब हुई है, लेकिन मैं यूजली लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहा होता हूँ मोटरवे पे भी। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है कि गाड़ी एटलीस्ट कभी मुझे ऐसा फील ना हो कि निकल रही है, साइड से स्लिप हो रही है या कुछ। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी यूजली इसका एक्टिव हो जाता है अगर कोई ऐसा मैं एकदम कट मारूँ, लेकिन कभी वो ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स वेरी गुड एट हैंडलिंग। ट्रैक्शन के अलावा सेफ्टी और कंफर्ट से रिलेटेड इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं? यार इसके अंदर एक आगे फ्रंट पे एक लगा हुआ है सेंसर, जो होता है एंटी कोलिजन रेडार उसे कहते हैं। सही है। वो आपको बीप करना शुरू हो जाता है अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब आ रहा है। और थोड़ी सी सेमी ब्रेक भी अप्लाई कर देती है गाड़ी, लेकिन रोकनी आपको खुद ही पड़ती है। तो एक तो इससे ये होता है कि आपका अगर कहीं ध्यान नहीं है रोड पे और आप फोन देख रहे हैं और एकदम आगे आपके सामने गाड़ी आ गई है, सो वो बेसिकली फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन है। वो आपको ऑटो स्टॉप नहीं कर रही, लेकिन वो आपको वार्न कर देती है अगर कोई आगे व्हीकल इंटिमेट कर देती है कि ये होने लगा है, ब्रेक मार लें। दूसरा इसके अंदर है लेन असिस्ट, सही है। जो मुझे यूजुअली मोटरवेज पे बहुत काम आता है, क्योंकि कभी कभी मोटरवेज पे ना आप एक ही बस लेन पे जा रहे हो और थोड़ा सा भी आप स्वर्व करोगे ना दूसरी लेन में, बीच में भी आपका टायर जाता जाएगा, तो ये नोटिफाई करना शुरू हो जाएगी कि आप लेन से बाहर निकल। सो ये लेन की असिस्ट है, वार्न कर देती है कोलिजन की तरह, लेकिन इटसेल्फ लेन कंट्रोल हाँ, नहीं करती। नहीं खुद इटसेल्फ वापस लेन में नहीं लेकर आती, वो खुद ही लेकर आना पड़ता है, लेकिन बता देती है। और इसके अलावा क्या कुछ फीचर्स? उसके अलावा इसके एज सच वही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है इसके साथ, हेडलाइट एडजस्टमेंट, हेडलाइट एडजस्टमेंट फॉग लैंप्स आपने बाद में डलवाए हैं। बिल्कुल। सो जो जापानी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये ट्रेंड तो है ही कि उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स प्रूव करके देते हैं। इतने इस प्राइस के अंदर, जिस प्राइस के अंदर ये गाड़ी आ रही है, अगर आप लोकल लेने जाएं तो आपको कल्टस मिलती है, जिसके अंदर अभी ये साइड मिरर्स भी रिट्रैक्टेबल नहीं है और उसके पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो पहले तो इस गाड़ी के पार्ट्स के मुताबिक बताएं कि एक पार्ट यूजुअली कितना कॉस्ट करता है और उनकी अवेलेबिलिटी क्या है? यार लकीली अभी तक मुझे ऐसा मेरा मौका बना नहीं कि कोई पार्ट मुझे ज़रूरत पड़ा हो इसका एक्सटीरियर वाइज, जैसे कि हेडलाइट्स या कुछ। मैंने ज़्यादा इसका ऑयल चेंज कराया है टाइम से, और एयर फिल्टर और वो सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है, और वही नॉर्मल प्राइसेस पे ये जो यहाँ की गाड़ियों के प्राइसेस लोकल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैं ऑयल चेंज करवाता हूँ इसका लिक्वी मॉली का, अच्छा, वो मुझे 7 to 8K का पड़ जाता है। कौन सा ग्रेड डलवा रहे हैं लेकिन? 5W। और कितने लीटर डलता है इसमें? वो इसमें डल जाता है आई थिंक 3 लीटर। तो एक जो मेंटेनेंस रफली वो कितने की पड़ती है आपको सारा कुछ डाल के? 7 to 8K हो जाता है। और 5000 चलती है? 5 नहीं, ये 8000 चलती है। लिक्वी लिक्विड मॉली ज़्यादा चलता है, माइलेज इसकी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। सो ये तो थी उसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह और सारे फीचर्स वगैरह पूरे हैं। जो बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, अक्सर जो जापानी गाड़ी होती है लोगों का रिजर्वेशन होता है इसके एसी शायद उतना पावरफुल ना हो। सो इसके एसी से रिलेटेड मैंने इसको तपती हुई गर्मियों में भी इसका एसी ट्राई आउट किया है। मैं डेरा इस्माइल खान तक गया हूँ, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है यूजुअली इन गर्मियों में, तो बिल्कुल एसी परफेक्टली चल रहा था। इवन या ज़्यादातर इन गाड़ियों में जो छोटे सीसी की इंजन की गाड़ियाँ होती हैं, इनमें मसला ये आता है कि जब ये गाड़ी रुकी हुई होती है ना एक जगह पे, स्टैगनेंट होती है, तो फिर उसका एसी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। लेकिन लकीली अल्लाह का शुक्र है इसका कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह खड़ी भी रहेगी तो ये अपनी कूलिंग करती रहेगी और मेंटेन रखेगी। पासो का एक्सपीरियंस मेरे साथ भी है। मेरा दोस्त था, उसके पास फर्स्ट जनरेशन की पासो थी, वो 6-7 मॉडल था मेरा ख्याल है, और उसके बाद मैं जिस भी गाड़ी के अंदर बैठा मुझे उस लेवल का एसी नहीं मिला। इवन 1 के ऊपर अभी भी एसी 1 पे चल रहा है। बिल्कुल। और गाड़ी के अंदर सही ठीक ठाक ठंड हुई भी है। ऐसा ही है। मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। जब मैं शुरू में ये गाड़ी लेने लगा था तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक है कि मैं कोई मार्क एक्स ले लूँ, कोई पुरानी थोड़ी सी ले लूँ कैटेगरी की, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर इंजन के साथ। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉबैक ये है कि अगर आप पुरानी गाड़ी ले लेते हैं तो आपको उसकी पास हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पता होती, और मेरे पास टाइम नहीं होता। तो अब मैं सोच रहा था कि मुझे डेली ड्राइवर के लिए ऐसी गाड़ी चाहिए जो बस मैं स्टार्ट करूँ और निकल पड़ूँ, मुझे टेंशन ना हो कि इसका कभी ये चीज़ ख़राब होगी, कभी ये चीज़ ख़राब होगी। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ये 1.5 से 2 साल होने वाले इस गाड़ी को, और आज तक इसने कभी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। कितनी चल चुकी है आपकी गाड़ी? ये आई थी जब उसमें 15K ऑलमोस्ट ड्रिवन थी, और अब ये हो चुकी होगी 70K। सो 55,000 आपने चला लिया, तो एक फेयर ओनर्स रिव्यू बनता है इस गाड़ी का। सो जब आप इस गाड़ी को बेचने जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका, क्या प्लान है इस गाड़ी से रिलेटेड?
यार अगर आप मेरी दिल की बात पूछे तो मैं तो अपग्रेड करूं टू द न्यू सिविक, लेकिन अच्छा। आजकल गाड़ियां स्काई रॉकेट कर चुकी हैं, बहुत महंगी हो चुकी हैं। हाँ। तो आई माइट अपग्रेड इट टू स्विफ्ट एट मैक्स, क्योंकि अब जो नई स्विफ्ट आ रही है उसके हाँ। कुछ फीचर्स ऐसे हैं कंप्लीट कार है वो, जो आपको फील होता है कि चलो यार दिस इज गुड इनफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्विफ्ट के अंदर उसका जो यूएसपी था कि उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 6 एयरबैग्स आ रहे हैं किसी भी पाकिस्तान की लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ी में पहली दफ़ा। सो इसके अंदर कितने एयरबैग्स हैं? इसमें 2 ही हैं, 2 जो एयरबैग्स स्टैंडर्ड यस। इस गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स हैं, लेकिन कोई ऐसा फीचर जो दिल करता हो कि ये भी होना चाहिए था? मल्टीमीडिया शेयरिंग है, इको आइडल्स हैं, हैंड एडजस्टमेंट, हर फीचर है इस गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकलिटी वाइज। सो कोई चीज़ अभी भी अगर आप मिस करते हो? यार एक ही चीज़ मैं मिस करता हूँ, स्पेशली जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पे जा रहा होता हूँ, वो है कि काश इसमें क्रूज़ कंट्रोल होता, ताकि मैं बस एक ही बार एक स्पीड सेट करके एक लेन में चलाता रहता। अच्छा, और मुझे कॉन्स्टेंटली 4 घंटे पैर दबा के ना रखना पड़ता। वैसे OLX पे काफ़ी ज़्यादा क्रूज कंट्रोल्स की जो आफ्टर मार्केट आते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स लगी हुई हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो पॉपअप पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। सो जब आप ये गाड़ी ले रहे थे, 500 की डायरेक्ट कंपेटिटर कल्टस वगैरह तो चलें, उसकी रीज़न बनती है कि वो लोकल कार्स हैं, उनकी क्वालिटी और फीचर्स उस तरह के नहीं हैं। लेकिन विट्स जो कि इसका डायरेक्ट कंपेटिटर है 1000 सीसी के अंदर, उसके वो आपने क्यों नहीं लिया और आपने ये क्यों लिया? यार विट्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मसला ये है कि जो गाड़ी थोड़ी सी चल पड़ती है ना, तो उसकी प्राइसेस हाइक कर देते हैं बाय मार्केट वाले भी। हाँ, ये तो है। तो विट्स और पासो का इंजन बिल्कुल सेम था, हाँ। लेकिन वो 3-4 लाख महंगी मिल रही थी उस टाइम पे मुझे। उस टाइम पे मुझे 25-26 से स्टार्ट हो रही थी विट्स, तो ये 2270 के अराउंड मुझे मिल गई, तो मैंने कहा गुड इनफ। पर्सनली मैं विट्स की सारी जनरेशन के अंदर बैठा हूँ और पासो की भी सारी जनरेशन के अंदर बैठा हूँ। लुक्स वाइज एक्सटीरियर तो डिफरेंस है डेफिनेटली, विट्स थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, लेकिन आपने गाड़ी के बाहर कितनी देर रहना है? गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो आपको चाहिए होते हैं फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी वाइज कैसी है, फंक्शनैलिटी आपको पूरी दे रही है कि नहीं दे रही। जितनी स्पेसेस इसके अंदर है ना, डोर पॉकेट्स के अंदर, वैसे ओवरऑल थोड़ी सी मिनिमलिस्ट तो लगती है, उस तरह के फ्रिल्स नहीं है, ज़्यादा कर्व्स नहीं है डैशबोर्ड वगैरह के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आई थिंक ये विट्स से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। और इसकी मार्केट आई डोंट नो क्यों नहीं बन सकी उस तरह की जिस तरह के विट्स के लोग उसकी मोस्टली जो है ना एक्सटीरियर, उसी की वजह से उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। प्लस आई गेस जो विट्स थी वो बहुत पहले पाकिस्तान में आ गई थी। हाँ, बिल्कुल। 500 थोड़ा लेटर ऑन आई है, तो उस पर भी अब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होते हुए ना टाइम लगेगा। विट्स की मार्केट बनी थी जब वो इनिशियल गई थी 2001 वाली, इसके अंदर वो मीटर जो था वो भी डिजिटल था। वो भी मैंने इंपोर्ट कराई थी उसी टाइम से, अभी तक रखी हुई है मैंने 2001 मॉडल, वो भी मेरे पास घर में खड़ी है, और उसका भी इंजन आज तक कभी उसने इस तरह से सीरियस प्रॉब्लम नहीं किया। तो आई बीन अ वेरी हैप्पी जापानीज यू नो कार्स कस्टमर। और प्रैक्टिकलिटी की जो आप बात कर रहे थे, उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बहुत स्मार्ट सी चीज़ इसमें डाली, वो ये कि जो इनका कप होल्डर्स हैं उसकी जगह इतनी फिट प्लेस्ड है कि अगर मैं यहाँ पे अपना कोई कोक का कैन या कोई भी कैन रखूंगा से वो chill तो होते वो जाती एसी है। के वेंट से वो Exactly. ठंडा होना शुरू हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। सो यूजर्स, ये था इस गाड़ी टोयोटा पासो जो है इनकी, इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया आपको, ताकि आपको अगर लेने का सोच रहे हैं तो एक ओनर से ही आपको बताया है कि इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं, ताकि आपको घर बैठे एक इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। सो OLX पे भी, OLX न्यू कार सेक्शन है, वहाँ पे हमने लोकल और इंपोर्टेड कार से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है प्राइस समेत और स्पेक समेत हमने लिस्ट डाउन कर दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक भी मिलेगा, आप पॉपअप पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। सो ये थी इस गाड़ी से रिलेटेड एक डिटेल रिव्यू, आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर ही चले गए। थैंक यू धन्यवाद। सो अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी मजीद मालूमात चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें। हम अपने स्टैट्स देख रहे होते हैं, 90% जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग हमारी वीडियो को रिएक्ट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन बेल नहीं बताते। नहीं, सब्सक्राइब करें प्लीज़। हाँ, यस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।